हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यार। ठीक है, आज मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। क्लास 10th के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, आज हम सारे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें एंड टाइम पर किस पर मेनली फोकस करना है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये टोटली ये नहीं है कि एग्जाम में यही आएगा यही आ जाएगा, लेकिन हाँ ये पूरे पास्ट ईयर मतलब जो एग्जाम्स हुए हैं PYQs वगैरह पे डिपेंडेंट है। उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड करा है कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिसेंट ईयर में आया होगा उसके चांसेस थोड़े से कम है ना। लेकिन फिर उसके साथ साथ जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए होंगे या फिर सैम्पल पेपर जो CBSE रिलीज करिए उसके अकॉर्डिंग हम फिर एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या एग्जाम में आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, या फिर कुछ साल पहले जो आया होगा वो उसी के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो मैं तुम्हें एक पहले तो PDF भी दूंगा। ठीक है, ये रही वो PDF, इसमें तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, लेकिन इस PDF को कैसे स्टडी करना है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं तुम्हें वो बता दूंगा। उसके बाद तुम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी PDF मैं तुम्हें इसी वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से तुम्हें पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे तरफ से समझो कि कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फिर ये PDF रेफर करना। ठीक है, तो चलो देखो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। ठीक है, मैं चैप्टर के नाम बोलूँगा क्योंकि NCERT में चैप्टर आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, और मेरे को पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ज़्यादा पता रहता है नंबर्स, इसलिए मैं नाम भी बोलता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। सीधा टॉपिक पे आते हैं, फालतू की चीज़ें क्या ही करनी है। तो सुनो, देखो इसके अंदर ना यार बैलेंसिंग वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कम आते हैं। मुश्किल है बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आना, समझ में आ गया। तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन पे थोड़ा कम ध्यान देना, लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में अभी ऐसा कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन दे दिया और उसमें बताओ कौन सी टाइप है। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ कोई रिएक्शन दे देगा वो और उसके कॉन्सेप्ट वाइज पूछेगा। क्लियर? लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स टॉपिक जो है ना यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन पे ध्यान देना है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है, तो बैलेंसिंग पे थोड़ा कम ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से होती है। ठीक है, तो उसमें से वो कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। मतलब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हम हीट 3 तरीके से दे सकते हैं। डायरेक्ट हीट कर दो, सनलाइट के थ्रू हीट दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट दे दो। ये तुम पर मतलब ये उसी तरीके से डिपेंड करता है। तो ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो तुम्हें रेडॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो जनरल रिएक्शन है। कितनी जनरल रिएक्शन है? 3, टोटल 3 ही जनरल रिएक्शन है। तुम्हें वही 3 सिर्फ जनरल रिएक्शन याद करनी है। मन करेगा तो एक एग्जांपल याद कर लेना, वरना जनरल रिएक्शन याद करो, वो मोर देन इनफ है। ठीक, लेकिन इसके बाद आती है एसिड बेस के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कि नहीं करता, या फिर कौन इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद आता है पीएच। पीएच थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्ट्स में भी ये नहीं पूछेगा कि बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बताओ इसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो दे देगा यूजेस कि ये कंपाउंड एक्स है, इसको ऐसे करा ये करा, फिर ये इस काम के लिए यूज किया जाता है, ये इस काम के लिए यूज किया जाता है, तो बताओ एक्स क्या वाई क्या है। एक्स और वाई वाले क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्ट्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राइन सॉल्यूशन वाला टॉपिक। ब्राइन सॉल्यूशन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। ये भी पूछ सकते हैं कि 200 यूरो को मिलाया गया तो 2 तरह की गैस निकल रही है, एक्स एंड वाई। वाला क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में वैसे, है ना। तो एक्स एंड वाई गैस क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, या फिर एक कंपाउंड एक्स आया उसको आगे जाके फर्दर रिएक्ट करा दिया मान लो ऑक्साइड से या फिर क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। तो एक्स वाई वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलो या फिर क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, सॉल्ट्स के अंदर तुम्हें क्या याद करना है? सॉल्ट्स के अंदर तुम्हें हर सॉल्ट के बारे में एक चीज याद करनी है, उसका नेम और फॉर्मूला। यूजेस याद करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें ब्राइन सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, साथ साथ में पीएच पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, और एसिड्स के नाम याद कर लेना। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बस। ठीक है, या फिर मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
ठीक है। H2SO4, HCl, HNO3 ये मिनरल एसिड्स हैं जो बनाए जाते हैं। क्लियर, इस पर में ध्यान देना, इतना सफिशिएंट है चैप्टर के अंदर। क्लियर। चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में देखो अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, अब इंपॉर्टेंट हो गई है एक्सट्रैक्शन टेक्निक। पहले तो इसकी जनरल रिएक्शन है दोबारा। ठीक है, जनरल रिएक्शन डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जनरल रिएक्शन के अंदर क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लेगा। उसके बाद आयनिक बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयनिक बॉन्ड का एक क्वेश्चन तो आ सकता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल पे काम कर लेना। एग्जाम्पल विद रिएक्शन, मैंने रिएक्शन बनाना सिखाया है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl के बीच में कंपाउंड बनाना है आपको, है ना। तो Na क्या बनाता है, याद होगा तुम्हें बता रखा है, Na फॉर्म्स Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Cl माइनस हो जाता है ना। वैसे ही अगर मैं MgO के बीच में बना रहा हूँ तो वहाँ पे 2+2 की बात आती है ना। तो ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ठीक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो इसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। तो ये है एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यार, इसमें से एक्सट्रैक्शन टेक्निक आएगी ही आएगी। क्लियर है बात, एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो आयनिक बॉन्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल रिएक्शन में से सिर्फ 1-2 पॉइंट्स पूछेगा वो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट में से एग्जाम्पल पे फोकस करना। और उसके बाद आती है एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एक्सट्रैक्शन टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ओर्स वाला क्वेश्चन, ओर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, वो कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है, तो 3 चैप्टर अभी तक हमने करे हैं ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और लास्ट ईयर मेटल एंड नॉन मेटल। कार्बन भी इंक्लूडेड है अभी जो हम बात करेंगे। लेकिन इनके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात पता है, इनके अंदर जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो XY वाले आएंगे यार। एक कंपाउंड एक्स है, ये से रिएक्ट करा तो गैस A बन गई, Y बन गई, या फिर ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है, या फिर ऐसा वाला हो रहा है। लाइव वाटर जहाँ भी बात करेगा CO2 की बात, गैसेस में CO2 की बात होगी। कोई आग जल रही थी, आग बुझ गई तो CO2 की बात चल रही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन की बात चल रही होगी। आग और बढ़ गई तो ऑक्सीजन की बात चल रही होगी। फाउल स्मेल मतलब गंदी स्मेल आ रही तो अमोनिया की बात चल रही होगी। नाइट्रोजन गैस की बात चल रही होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, उसके तुम्हें कलर्स वाले याद करने हैं। कलर्स वाले याद करने के लिए मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता रखा है क्या, कि मेरे जो जितने भी सेट है, ठीक है, मतलब MCQs वाले में 4 चैप्टर है, उनको जब भी सॉल्व कर रहे हो MCQs को, एक पेज लेके बैठो, जो भी कंपाउंड दिखे उसका कलर सामने लिख दो। वरना मेरे सैंपल पेपर की बुक में है, वरना जो PDF तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जब ओपन करोगे तो उनके अंदर भी मैंने डाल रखे हैं कलर कोऑर्डिनेशन वाले। वहाँ पे सीधा कलर मिल जाएंगे तुम्हें कि कौन से कंपाउंड में क्या कलर होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर है, सब बेसिक दिया हुआ है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, आगे सुनो। फिर आता चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कार्बन। जो कार्बन चैप्टर है ना यार, इसके अंदर समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम होता है उसका, पेपर में आया था, छोड़ के आए थे बच्चे, उनको पता ही था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, लेकिन यही बात उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये जो मैं बना रहा हूँ इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उसमें दिमाग लगाना, ये तुम्हें याद करना है C2H6 हो गया, या फिर C2H4 हो गया, C2H2 हो गया, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H5OH हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप याद रखना। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो O और H के बीच में भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बैलेंस करके दिखाना, आधे से ज्यादा नहीं दिखाते हैं उसके अंदर। क्लियर है बात। उसके बाद इसके अंदर आता है नोमेनक्लेचर, बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर। ठीक है, बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार होमोलॉगस सीरीज। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है होमोलॉगस सीरीज। हर किसी का अगर पहला कंपाउंड याद कर लोगे होमोलॉगस सीरीज के अंदर, हर किसी का पहला कंपाउंड याद कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ये मेरी गारंटी है। पहले के बाद सब में CS2 ऐड करना, वो आराम से कर लोगे। सबका पहला याद कर लो, या सबका जनरल फॉर्मूला याद कर लो। सबके जनरल फॉर्मूला मेरी बुक में लिखे हुए हैं, बैक टू बेसिक्स वाली बुक में। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। 4 तरीके की रिएक्शन है। ठीक है, कितने तरीके की रिएक्शन है, 4 तरीके की रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सब कुछ छोड़ दो चैप्टर में से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लो और रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लो, जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो एंड में तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरा पढ़ा है उनको सब कुछ ही पढ़ना है, बस वो एंड में जाके इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस दोबारा कर सकते हैं, वो वाले टॉपिक्स दोबारा कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, वरना करना सब कुछ है बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शंस, फिर सैपोनिफिकेशन वगैरह तुमको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो।
या फिर एस्टरीफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो 4 रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, एडिशन हो गई और सब्स्टिट्यूशन हो गई। क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? आगे सुनो। उसके बाद आता है बायोलॉजी, ठीक है। तो चैप्टर 4 अभी तक हमने केमिस्ट्री पढ़ी है यार, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चंस करो पहले, ठीक है। बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन करो, ठीक। और ध्यान रखो जब भी केमिस्ट्री कर रहे हो तो एक्स वाई वाले क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसमें शॉर्ट चैप्टर्स कौन से हैं? शॉर्ट चैप्टर जो जल्दी किए जा सकते हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। ये सीक्वेंस है, ठीक है, शॉर्ट चैप्टर्स का। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सबसे छोटा है, 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, उसके बाद सबसे थोड़ा बड़ा जो है चैप्टर नंबर 4 है। अब आते हैं फुल बायोलॉजी पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर सारी चीजें पढ़नी है, अलग अलग टॉपिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं उस चैप्टर के अंदर पहले से ही। लेकिन तुम्हें जिस पे फोकस करना है वो है हार्ट। हार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एकदम बिल्कुल चाट जाओ उसे पूरा। समझ में आ गया ना क्या वाला? ठीक है। एक्सक्रीशन पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है। अब एक्सक्रीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है। उसका तो इंपॉर्टेंट आता है क्या नाम है, प्लांट क्या नाम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर लंग्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। और थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में। समझ में आ गया? प्लांट्स के बारे में एक्सक्रीशन पढ़ना है, फिर वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेकिन इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, बेसिक चीज याद करनी है। सिंगल रीड में हो जाएगा ये, ठीक है। सिंगल रीड में ये पूरा चैप्टर किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों पे ध्यान रखना। क्लियर? इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है यार, उस पर बात करते हैं। सुनो जरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो है हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन यार, ठीक है। अब चाहे वो हार्मोन प्लांट हार्मोन हो, चाहे वो एनिमल हार्मोन हो, हार्मोन्स के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और वो सब, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को समझ लेना, ह्यूमन ब्रेन को समझ लोगे तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? जो येलो कलर से लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जो येलो कलर से लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ वो पढ़ने हैं, और जिन पे ये व्हाइट पे स्टार लगा रहा हूँ येलो कलर का, वो मिडिल में आते हैं, ठीक है। तो येलो से जो लिख रहा हूँ तो करने ही करने भाई। क्लियर है बात? ज्यादा समझ में आ गया? तो ह्यूमन ब्रेन पे ध्यान देना, प्लांट हार्मोन पे ध्यान देना, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर तुम्हारा मन करेगा बाद में जाके तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। प्लांट कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ लेना। नहीं कर मन करेगा तो ये भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोनों। क्लियर है? आगे सुनो। फिर आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 8, ठीक। इस चैप्टर के अंदर सुनना, प्लांट फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है। प्लांट फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में बहुत सालों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो प्लांट फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लांट फर्टिलाइजेशन टॉपिक, उस पर ज्यादा फोकस करना है। समझ में आगे मैंने क्या बोला? प्लांट फर्टिलाइजेशन टॉपिक। क्लियर है? ह्यूमंस के अंदर बात करोगे तो ह्यूमन सेम फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फोकस करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे और नुकसान, मेरी बुक जो है सैंपल पेपर की, उसका शॉर्ट सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से तुम डायरेक्ट आंसर या फिर खुद मतलब मिलकर मेरे और ढूंढकर आराम से अपने आप एक बार जगह लिखकर उसको याद कर सकते हो। अपने फिर कोई फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स। फिर बात आती है चैप्टर से और क्या कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे को टाइम मिले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर देना, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है, बाकी हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका मतलब प्यूबर्टी वाला टॉपिक तुम्हें सिर्फ देखो, बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पता होगा तो चल जाएगा काम, इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, प्लांट फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ना है, डायग्राम, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को एक साथ बताऊंगा बाद में, ठीक है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगी। क्लियर। हेरिडिटी, अब बात आती है किसकी, हेरिडिटी की। हेरिडिटी के अंदर क्रॉस है यार, ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़नी है, क्रॉस पे ही ध्यान देना है, क्रॉस ही आएगी और क्रॉस पे ही समझना है तुम्हें, ठीक है। क्रॉस एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब, मान लो तुम्हें बोलते हैं कि 400 प्लांट है, उनमें से मोनोहाइब्रिड के लिए 400 प्लांट है, उनमें से कितने टॉल कितने डॉफ, या फिर कितने कैपिटलिटी कितने कैपिटलिटी स्मॉल टी या कितने स्मॉल टी। तो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा उसको 4 से डिवाइड करना है, जब भी डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा उसको 16 से डिवाइड करना है, ठीक। तो मोनोहाइब्रिड में 4 से डिवाइड करना है, उसको 16 से डिवाइड करना है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर जितना भी रेशियो है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 9:3:3:1 होता है, 9 वाले का तुम्हें नंबर पता लगाना है, तो तुमने मान लो उसने बोले थे 3200 बोले थे, 3200 को 16 से डिवाइड करा तो 200 आ गया। 9 वाले का नंबर निकालता है 9 × 200, 3 वाले का निकालना है तो 3 × 200, तो वो जो नंबर आ रहा है 16 से डिवाइड करके उस नंबर को किसी भी नंबर के रेशियो वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। जिसको समझ में नहीं आया बता देना, डाउट डाल देना, मैं बताऊंगा उसको सॉल्यूशन, है ना। वैसे क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैं एग्जाम्पल जरूर समझा देता हूँ। मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 32 प्लांट्स निकल कर आए, ठीक है, तो उसने बोला कितने, मान लो फॉर एग्जाम्पल राउंड और रिंकल समझ लेते हैं, ठीक है, राउंड येलो समझ लेते हैं। अब मुझे बताओ राउंड येलो का रेशियो क्या होता है, अगर तुम्हें अच्छी तरह याद है राउंड येलो का रेशियो होता है 9, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसको 16 से डिवाइड करा, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड में जो भी नंबर देखा है 3200 4800 5000 कुछ भी, उसको 16 से डिवाइड कर दो। जैसे 16 से डिवाइड करोगे तो 200 आ गया, 200 तुम्हारी यूनिट है, ठीक है। 9 वाला निकालना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो 1800 ऐसे प्लांट्स निकल कर आएंगे, खत्म, है ना। यही है इसका करने का तरीका, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इस तरीके से होता है ये। तो मैथमेटिकल क्रॉसेस, क्रॉसेस के अंदर मोनो भी और डाई भी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ब्लड वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम या फिर ना के बराबर चांसेस है वहां से क्वेश्चन आएगा, लगभग ना के बराबर चांसेस है। मैंने पढ़ाया क्यों, लेकिन क्यों आता है उसमें से, मतलब आधा एनसीईआरटी ने देखा है क्वेश्चन, तो इस वजह से मुझे कराना पड़ा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे ध्यान देना, क्रॉसेस वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, हो जाएगा। ये भी छोटा चैप्टर है, मैं आऊंगा बायो के चैप्टर्स पे, ठीक। इसके बाद मैं बायो के एक साथ ले लेता हूँ, तो और एनवायरनमेंट भी ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। आर एनवायरनमेंट के अंदर तुम्हें किस पे ध्यान देना है यार, सबसे पहले ध्यान देना ट्रॉफिक लेवल वाले क्वेश्चंस पे, जहां पे ट्रॉफिक लेवल आ गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10% रूल, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये टर्म्स जहां पे आ गए वहां पे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या फिर ओजोन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से ना जो क्वेश्चंस बाकी आएंगे वो तुम आराम से बना के लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज वेस्ट, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो आता ही है, ये तो बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। तो बायोडिग्रेडेबल वो जो सड़ सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं सड़ सकता, वो एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें से यही आएगा, ठीक है। ये रिएक्शन जरूर याद रखना कि O2 पर जब यूवी रे पड़ती है तो वो O प्लस O में कन्वर्ट होता है, फिर ये कोई O मतलब फिर फर्दर रिएक्शन है, O फिर किसी O2 से कंबाइन होकर फिर O3 बनाता है, और ये O3 की लेयर ही ओजोन कहलाती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूवी रे पड़ने पर क्या होता है, ठीक है। बायो के चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 इज बायो, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर नंबर 13। शॉर्ट चैप्टर्स की बात करें, शॉर्ट चैप्टर, तो उसमें सबसे छोटा चैप्टर तो चैप्टर नंबर 13 है, तो तुम्हें भी पता है यार, क्लियर। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर क्या नाम है ये, इसका नाम 8 हेरिडिटी, ठीक। उसके बाद आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
फिर उसके बाद चैप्टर 8 और 5 दोनों सेम ही है, तो पहले 5 को रख देते हैं फिर 8 को रख देते हैं, इस तरीके से। तो पहले इसको खत्म करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना क्या वाला? बाकी बीच में बता ही दिया अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं किस पर? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स सबसे पहले चैप्टर लाइट। देखो लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है यार, और लाइट में ना बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लाइट में से तुम्हें मेरे हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें पढ़ने चाहिए केसेस। अब केसेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें केसेस बनाने आने चाहिए, केसेस का मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज क्या बन रही है। तो इसका डायरेक्ट 6 केसेस के मैंने शॉर्टकट्स बता रखे हैं। वीडियो लिंक कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं मिलेगी तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पहले तुम्हें केसेस डायरेक्ट याद होने चाहिए। मतलब तुम्हें बोला जाए कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा है तो इमेज इस पोजीशन पे रखी है, तो डायरेक्ट मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बता रखी है इसके लिए, बहुत। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कनकेव और कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, लेंस और मिरर में, कनकेव कन्वेक्स लेंस मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ गया और उसका एनएसपी नेचर, साइज और पोजीशन सब पता होना चाहिए एक बारी में। तो अगर तुम्हें ये पता है ना, तो तुम्हें केसेस के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल्स। तो वैसे दोनों में से कुछ नहीं आने वाला है ज्यादातर चांसेस, ठीक है, फिर भी आया तो रूल्स में से आएगा क्वेश्चन। लेकिन केसेस डायरेक्ट पता होंगे तो न्यूमेरिकल करने सॉल्व आसानी मिलेगी, और किसी क्वेश्चन का जब आंसर निकालोगे तो उसको जल्दी से समझने में या फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी मिलेगी। केसेस इसलिए याद होने चाहिए। ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्शन में से ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, पावर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दोस्तों तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें साइन कन्वेंशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरे कहने से इस चैप्टर से पहले जब तो सबसे पहले जो तुम खत्म करोगे वो चैप्टर पता होना चाहिए उसके बारे में। बाकी तुम साइन कन्वेंशन पे ध्यान दो और केसेस पे ध्यान दो। इन दो चीजों पे ध्यान दोगे तो मैक्सिमम टॉपिक्स होने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशंस है। क्लियर? कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो एनएसपी क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो एनएसपी क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी तुम्हें रूल्स और ये पता लग गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी, रूल्स भी याद करने। ठीक, उसके बाद आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में से ना यार देखो डिफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के जो फिनोमिना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिना किस क्या नाम है, स्टार इतना ज्यादा शाइन क्यों करता है, स्टार ट्विंकल क्यों करता है, स्टार जितनी दूर है पास है लेकिन दूर क्यों दिखाई देता है, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में सनसेट सनराइज वाला क्वेश्चन, या फिर एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखाई देता है, हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, ये तो 100% है। ठीक है, तो इन 5-6 क्वेश्चन का जो लगभग आंसर होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। रेनबो क्यों बना, बस एक वो क्वेश्चन अलग कर दो। तो इन 5-6 रिफ्लेक्शन वाले मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में, फिनोमेना वाले क्वेश्चन में से एक तो आएगा। 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी, मैक्सिमम चांसेस है। क्लियर है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने बीच में एक चीज छोड़ी है, डेट इज प्रिज्म। देखो प्रिज्म को मैं इसलिए लिख रहा हूं ऐसे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिज्म से या तो क्वेश्चन नहीं आएगा और आएगा तो ईजी आएगा। क्लियर? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है। देखो मैंने ना हर कहीं पे डेफिनेशन नहीं बोली है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो टर्म्स इंपॉर्टेंट है हर किसी में, टर्म्स पे बहुत ध्यान देना है तुम्हें। जैसे कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिस्पर्जन, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट इज स्पिंडल इफेक्ट, इस चैप्टर के बता रहा हूँ। तो इसलिए टर्म्स पे थोड़ा सा अगर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हर चैप्टर के अंदर टर्म्स अगर तुम्हें पता है तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होने लग जाती है। क्लियर? उसके बाद चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी की मैंने वन शॉट बनाई थी, बाकी तो और बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम्हें जो ध्यान देना है वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस जहां पे जैसे दिख जाए, जिस हालत में दिख जाए, सॉल्व कर डालो। क्लियर है बात? पक्का क्लियर हो गया? लेकिन देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक थ्योरी दे सकता हूँ, एक चीज बता सकता हूँ कि भाई देखो 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 11% एमसीक्यू आते हैं। 80 का 11% लगभग होता है 8 से 9 नंबर। ठीक है, तो 8 से 9 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। अब मैं एक बैच में समझा रहा था लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 8 से 9 नंबर के एमसीक्यू के लिए अगर तुम्हें सब कुछ कर लिया, मतलब 13 चैप्टर इन टोटल, और तुमने लगभग 10 चैप्टर कर लिए, तो तुम्हें एमसीक्यू में दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे बाकी चैप्टर बचे हुए हैं तो प्लीज एमसीक्यू को छोड़कर थियरी पार्ट खत्म करो। समझ में आ गया? चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो चाहे लाइट चैप्टर हो, पहले थियरी पार्ट खत्म करो। पहले थियरी में से आएगा फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी आएगा। फिर भी अगर तुम्हें करना है न्यूमेरिकल, फिर भी टाइम बच गया, फिर जाके न्यूमेरिकल करना है, तो पहले लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल करो क्योंकि कंपैरेटिवली वो इजी है और जल्दी समझ में आएंगे।
देखो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि भाई मेरे को न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, मेरे को नहीं करने, तो छोड़ दो, इससे बढ़िया तुम और किसी पार्ट पे देख लोगे। लेकिन तुम्हारा अगर सारा कॉन्सेप्ट हो गया है और तुम्हें न्यूमेरिकल में मार्क्स, तो मार्क्स क्यों छोड़े फिर हम, तब न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। समझ में आ गया? हर तरीके का न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है, हर तरीके की न्यूमेरिकल की वीडियो पड़ी हुई है हर, और लाइट चैप्टर में तो सारे शॉर्टकट्स भी बता दिए कि भाई बिना क्वेश्चन पेन उठाए, तुम्हें बिना लिखे तुम्हें रेंज पता लग जाएगी कि किस आंसर क्या आने वाला है। ऑब्वियसली बात, एग्जैक्ट आंसर आपको न्यूमेरिकल से निकलेगा, फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट रेंज पता लग सकते हैं। तो वो किस वजह से पॉसिबल है? जब आपको थियोरी पार्ट कंप्लीट होगा। तो प्लीज मेरे कहने से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और उस वाले चैप्टर में से पहले थियोरी पार्ट कंप्लीट करो, फिर टाइम बचेगा और तुम्हारे सारे चैप्टर्स लगभग हो जाएंगे, तब जाके न्यूमेरिकल्स पे आओ। क्लियर? तो इसलिए रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस और बाकी इसमें थियोरी पार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि ग्राफ, और जैसे कि ग्राफ हो गया, ग्राफ इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन है ग्राफ वाला, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस क्वेश्चन है जो यही ग्राफ वाला है, जिसके अंदर ऐसे बना हुआ होता है और 2-3 लाइनें बना देते हैं, इसमें R1, R2, R3। यार क्वेश्चन जो है ना रेजिस्टेंस वाला, ये बहुत मस्त है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता रखा उसी वीडियो में, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलेगा तो चैनल पे मिल जाएगी, लास्ट वीडियो वही है। क्लियर? फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले जो याद करनी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट, सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट याद कर लेना। दूसरा डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन क्या नाम है, परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। समझ में आ गया? निकाला, इन्हीं का आज हमने दूसरा नाम पढ़ा था, जैसे कि टेम्परेरी मैग्नेट का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इनके बीच में डिफरेंस, ये क्वेश्चन तो आना ही है। क्लियर? और जो रूल्स वाले क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड रूल्स, 2 है, तो इनमें से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनना ही बनना का मतलब ये है कि भाई डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दो रूल है, एक तो राइट हैंड थंब रूल है, और एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? देखो राइट हैंड थंब रूल का मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो कॉपी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, उस पर कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे में है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो जब भी तुम बताओगे ना इनसाइड द पेज या आउटसाइड द पेज बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इनसाइड द पेज है और इधर जा रहा था आउटसाइड द पेज है। क्लियर? लेकिन अगर इस सरफेस पर ही ये ऐसे रख दिया जाए तो क्लॉकवाइज या एंटी, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कभी तुम्हें कंफ्यूजन होती नहीं भैया ये कैसे होता है, ये क्या इनवर्ड आउटवर्ड, तो तुम्हारे लिए ये तरीका है। क्लियर? जब भी किसी कॉपी पर पेज क्या नाम है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, मतलब फ्लैट रखा हुआ है, तो इनवर्ड या आउटवर्ड वर्ड यूज करो, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज करो। ठीक है? किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन दे दे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो भी डायरेक्शन मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये मान लो अपोजिट जा रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो तब डायरेक्शन का यूज करना है, वरना हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर इनवर्ड आउटवर्ड ये वर्ड यूज करो। तो जितना क्वेश्चन बोला उस हिसाब से चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब भी फादर वाला क्वेश्चन आता है कि हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल आ रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी नहीं है। वो क्वेश्चन में अगर लिखेगा फादर रिस्पॉन्सिबल है, तब भी सपोर्ट करो कि फादर रिस्पॉन्सिबल, ये लक बाय चांस है कि जो स्पर्म्स फर्टिलाइज हो रहे थे वो एक्स वाला था या वाई वाला था, तो डिपेंड मेल पे करता है, लेकिन ये नहीं कि मेल कंट्रोल कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करने का आदत डालो। ठीक, अब अगर इस फिजिक्स पे आए तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है। ठीक, शॉर्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे शॉर्ट चैप्टर कौन से हैं? तो सबसे पहले चैप्टर है 10 ह्यूमन आई। ठीक, यानी ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स लिखा होगा शायद। ठीक है, तो डिफेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्शन डायग्राम, करेक्टेड आई का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है यार, कि आपने कनकेव कन्वेक्स लगा दिया फिर क्या हो रहा है। तो सुनो, सबसे छोटा चाहिए चैप्टर नंबर 10 है, फिर है आपका चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर लाइट। लेकिन लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले तुम्हें इजी लगेगा, ये मुझे पता है। क्लियर है बात? तो इस चैप्टर को, इन तरीकों को ऐसे ध्यान रखना है। पक्का क्लियर है?
अब मैं तुम्हें डायग्राम बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में कोई डायग्राम नहीं, चैप्टर मतलब मेनली बायोलॉजी में से डायग्राम आते हैं। तो मेन बायोलॉजी में से जो डायग्राम है वो समझ लो। पहले है क्या नाम है, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन हार्ट का थोड़ा सा समझना। देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, वो बना सकते हो। अगर वो बोलते क्वेश्चन में कि ह्यूमन हार्ट बनाओ, तब आपको ह्यूमन हार्ट बनाना पड़ेगा, तब मजबूरी है, वरना वो फ्लो चार्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर और कोई डायग्राम है भी नहीं ज़्यादा। लेकिन हाँ, चैप्टर नंबर 7 that is human reproduction, मतलब रिप्रोडक्शन इन नॉर्मल ह्यूमन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उस चैप्टर के अंदर जो डायग्राम है ना, सबसे पहले प्लांट फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, वो बना हुआ आता है ज़्यादातर, और उसको लेवल करना होता है, और उसके आने के चांसेस हैं। तीसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको लेवल करना होता है, इसलिए वो सीख के जाना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के जाना। और फ्लावर रिप्रोडक्शन, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है जब वो फर्टिलाइज हो रहा होता है, पॉलन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, वो याद करके जाना, ठीक। ज़्यादा और कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, रूल याद करके जाना। ओम्स लॉ, सीधा रूल याद करके जाना, ठीक है। तो ऐसे रूल्स याद करके जाना, ठीक है। बाकी इनके अंदर कुछ ज़्यादा है, कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे देखनी है। तो देखो, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यार इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, वो डार्क भी गए, मतलब लिखे भी हुए हैं, बोल्ड भी किए हुए हैं, और उसमें से रिमार्क के तौर पर तुम्हारे को मेनली किस पर फोकस करना है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी किसी चैप्टर ये कलर कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इस पर क्लिक करोगे तो सीधा कलर कंपाउंड निकल जाएंगे। कलर कंपाउंड का मतलब जो मैंने अभी बताया था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि ये है, लेकिन अगर तुम एमसीक्यूज करोगे तो ज़्यादा सही है। चलो एक काम करते हैं इसके अंदर, अब तुम एंड तक आ ही गए हो तो मस्त एक गिफ्ट है ना। इसके लिंक में, मतलब इसके उसके लिंक में, मैं जिन्होंने इसे अवेलेबल लिया हुआ उनको तो सारा ही एक्सेस है, लेकिन हर क्या नाम है उसका, क्या नाम है, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, मैथ्स साइंस एसएसटी, मैथ्स साइंस एसएसटी के पहले चैप्टर, जो पहले हर चैप्टर का जो पहला सेट है, उसकी तुम्हें इसके अंदर लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का, फ्री सर, ठीक है ना। ये बढ़िया तरीका है, चलो तो ये सही रहेगा। तो हर चैप्टर का मैथ साइंस एसएसटी 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पहला सेट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करते तुम्हारे पास पूरी फोल्डर खुल जाएगा। उस फोल्डर में सब चैप्टर्स के पहले सेट सारे फ्री पड़े हुए, जाओ प्रैक्टिस करो, क्लियर। और मैं अभी किस कॉन्सेप्ट पे, तो ये तुम्हारे गिफ्ट है। लेकिन अब दोबारा आते हैं, तो जब उसके अंदर जब जाओगे ना, तो जो भी कलर कर वाला क्वेश्चन है, साइंस के लिए बता रहा हूँ, जो भी कलर वाला क्वेश्चन उसको एक पेज पे लिख लो कि ये क्वेश्चन है, इस कलर ये है, ये क्वेश्चन है, ये कलर। उसके अलावा कहीं से भी कलर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तुम्हें एक्स वाई वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, ये तुम्हें एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। एक पेज खुद बनाओगे तो, मैंने दे रखा है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स के लिए भी तो कन्फ्यूजन होगी। वो करोगे तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पेपर बेस्ड होगा, ये मेरी गारंटी है, क्लियर। ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स बुक सॉल्यूशन, उसके अंदर लिखे हुए क्लिक करोगे तो बुक के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। किसी किसी चैप्टर के अंदर कलर कंपाउंड्स डाले हुए, किसी किसी के अंदर पूरी वीडियोस डाली हुई है। इस पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी, ठीक है भाई, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड ईयर है, ठीक है। तो हर चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। हर चैप्टर में लिखा हुआ है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लाइफ प्रोसेस में किस किस पे ध्यान देना है, वैसे मैं तुम्हें डिटेल में बता ही दिया है। यहाँ पे पूरे में ध्यान देना है, ये पूरा लिखा हुआ है किस पे क्या फोकस करना है, सब डिटेल में लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्टार्टिंग में से अभी तक ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया था, अब लग रहा है कि भैया मार्क्स तो लाने जरूरी है, तो मार्क्स लाने जरूरी है, उसके लिए ये है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करी है, सारे टेस्ट दिए, तो भाई कुछ नहीं करनी है मेहनत, ठीक। तुम्हें क्या करना है, सब कुछ पहले पढ़ो, सारा खत्म करो, उसके बाद ये एंड में जितने भी चैप्टर, ये जो टॉपिक्स है, ये एंड में खत्म करो, ठीक है। जाओ एंड में देखो और उसके बाद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्लियर है बात, ठीक है। चलो एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट लिए हैं सारे अभी, लेकिन वो मेरे को 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके 1-2 दिन बाद आओगे तो तुम्हें वो भी लिंक मिल जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट लिए हैं सबका एक फोल्डर बनाया जाएगा, वो सारे टेस्ट तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे फुल फिजिक्स हो, चाहे फुल बायो हो, चाहे फुल केमिस्ट्री हो, सबका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ, उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह के लिंक इसमें है, वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी है ना। और क्या कर सकते हैं आप तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एमसीक्यूज का सेट पूरा दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हें मिल गया पूरा का पूरा। इसके अंदर वीडियोस के बहुत सारे लिंक्स हैं, डायरेक्ट वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेरिडिटी चैप्टर है ना, ये देखो लिखा हुआ वीडियोस है, इस पर क्लिक करोगे सीधा ओपन हो जाएगी सारी वीडियोस, ठीक है। ये रही, ठीक है ना, सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी, क्लियर। तो जो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बैक टू बेसिक सॉल्यूशन है,
तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो सारे सॉल्यूशंस खुल जाएंगे चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे, किसी अच्छे बच्चे की राइटिंग में ही है, ऐसा नहीं कि किसी की भी राइटिंग छापती है, ठीक है। तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यार, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। ज़्यादा क्लियर है? तो तुम्हें ये समझना है भाई कि कैसे करनी है ये चीज़ें मैनेज, तब वरना दिक्कत होगी अगर तुम ये भी नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो बाय बाय, सारे इंपॉर्टेंट खत्म करो, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करना है। बाय बाय।